सभी को नमस्कार। धात के हरेला गांव संवाद में आप सभी का स्वागत है। माल्टे का महीना अभियान की सफल समाप्ति के बाद आज हम जौनपुर क्षेत्र के एक प्रमुख किसान श्री कुंदन सिंह पंवार जी के बगीचे में आए हुए हैं। उनके साथ और साथी किसानों से बातचीत करने और हरेला गांव के संवाद की अगली कड़ी में हम क्या मदद कर सकते हैं, क्या सहायता कर सकते हैं, किस तरह से किसानी और बागवानी को आगे बढ़ा सकते हैं, इस श्रृंखला में बात करें। इस क्रम में मैं पहले आग्रह करना चाहूंगा धात के सचिव श्री तन्मय ममगाई जी से कि वो धात का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय दें, फिर हम आगे। सबको नमस्कार। और यहाँ पर जितने भी किसान साथी आए हैं, सबसे पहले तो उद्यान पंडित कुंदन सिंह पंवार जी को बहुत बहुत नमस्कार। उनसे हमारा परिचय मुश्किल 1.5 महीना पुराना है। जब हमारे छोटे से आग्रह पर उन्होंने माल्टे के महीने का जो समापन था उसमें आए और अपनी उपस्थिति के साथ न केवल उस बात को सबसे कहा, और बल्कि हमें एक दृष्टि भी दी कि हम इस सबसे आगे कैसे जाने वाले हैं। और उसके बाद ये जो आज की पहल हुई है उनके गांव में आकर के बात करने की, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। उनसे उसके बाद ये हमारी जो उनसे आज यहाँ बातचीत करने की पहल हुई है, उसका एक ट्रिगरिंग पॉइंट था कि काफी समय से बात चल रही थी कि उत्तराखंड की कृषि और बागवानी है, उसकी सही दिशा क्या हो, उसके जो वर्तमान जो जिस तरह से वो की जा रही है, उसकी आर्थिक संभावना, उसके भविष्य को लेकर क्या क्या आशंकाएं, उस पर क्या क्या काम हो। तो एक विचार आया था स्टोन फ्रूट फेस्टिवल्स का, जिस तरह से उन्होंने माल्टा फ्रूट फेस्टिवल किया था। और एक बड़ा विशेषज्ञों का लगातार ये कहना था कि पहाड़ की कृषि में जिन फलों की संभावना है, जिनको एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, उनमें स्टोन फ्रूट की संभावना है। और जैसा हमारे अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र खुखसाल जी ने बताया था कि स्टोन फ्रूट पर कुंदन सिंह पंवार जी का एक बहुत बेहतरीन काम है। और उन्होंने फिर हमको आमंत्रित किया कि आजकल हमारे पेड़ों में फ्लावरिंग आ रही है, आप इस अवसर पर देखने आए और ये देखें कि वो किस तरह से शेप ले रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जो उनका ये अनुभव है, जो उनका इतना बेहतरीन काम है, वो हम सबसे साझा। तो आज हम उनके यहाँ निवास पर आए, या उनके अन्य साथी अगल बगल से बहुत सारे लोग आए, उनसे हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले उनको नमस्कार करते हुए छोटा सा परिचय धात का देना चाहूंगा। धात एक सामाजिक संस्था है। धात का मतलब उत्तराखंड की भाषाओं में होता है आवाज देना। जब हम किसी को आवाज देते हैं तो गढ़वाली में धै लगाना बोलते हैं, ध्यान लगाना होता है व्यक्तिगत रूप से जब किसी को बोलते हैं, लेकिन जब पूरे गांव को बोलते हैं वो धात लगाना कहते हैं। तो धात शब्द है, और धात 1987 में शुरू हुआ था, एक छोटा सामाजिक संगठन था। और हम गढ़वाल की भाषाओं के ऊपर किताबें निकाला करते थे, फिर उत्तराखंड आंदोलन से लेते हुए। और धात पिछले 40 वर्षों में धात एक पब्लिक फंडेड और सामाजिक सहभागिता से चलने वाला संगठन है, जिसमें हम अलग अलग विषयों पर काम करते हैं और अंततः हम एक बेहतर, समृद्ध, खुशहाल उत्तराखंड का सपना देखते हैं, जिसके लिए हम बहुत सारी गतिविधियां करते हैं। हम स्कूलों में एक अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी समाज को प्रेरित करते हैं कि वो आप अपने गांव के स्कूलों में अच्छी किताबों को देने का भी उपक्रम करें। एक हमारा कोनाशा का चलता है जो उत्तराखंड के लगभग 900 स्कूलों में चल रहा है। आप जिस संवाद में हम आपसे मिल रहे हैं, हरियाणा गांव संवाद, तो हरियाणा आज की तारीख में उत्तराखंड में एक छुट्टी होती है, आपने देखा होगा। तो हरियाणा की पहल भी दरअसल में धातिया द्वारा ही 2010-11 में शुरू करेगी। हरियाणा उत्तराखंड का एक पर्व था और हमने शब्द को इसलिए चुना क्योंकि हम सब अपने पहाड़ की हरियाली और हरे भरे होने की कामना करते हैं। और जो भी उत्तराखंड आंदोलन के साथ जुड़े रहे हैं, जो उसके शुभचिंतक है, वो सब इस बात से बहुत चिंतित थे कि हमारे गांव लगातार खाली होते हैं। बहुत बड़ा संकट पलायन का उत्तराखंड के गाँव में, हजारों गाँव खाली हुए। तो इसलिए हमने हरियाणा का विषय को चुना और हम शहरों में वृक्षारोपण के साथ और गाँव में उत्पादकता के सवाल के साथ हरियाणा को जोड़ते हुए काम कर रहे हैं। 2014-15 में उत्तराखंड शासन को हमने प्रोजेक्ट किया था कि आप हरियाणा को कैसे करें। तब से उत्तराखंड में हरियाणा का राष्ट्रीय पर्व के तौर पर बनाया जाता है। ऐसी हमारा एक अध्याय है पुनरुत्थान करके, जिसमें हम पहाड़ में जो भी आपदाएं होती थी, जब केदारनाथ आपदा हुई थी, अगर आप लोगों को मालूम हो, उसमें बहुत सारे बच्चों के पिता चले गए थे उस आपदा में। और पहाड़ों में भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां अक्सर इस तरह की आपदाएं आती है। तो उसके लिए हमने सरकार के साथ साथ सामाजिक रूप से भी प्रयास किया कि ऐसे उन सभी बच्चों की शिक्षा को जारी रखने का एक सामाजिक उपक्रम हो। तो हमारा एक पुनरुत्थान कार्यक्रम चलता है
और उसके साथ हम उन बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते हैं। हमारा एक कार्यक्रम ये कोना रक्षा का जो चलता है उसका फूलदेई के महीने में हम उसका वार्षिक आयोजन करने वाले हैं अगले महीने। तो बहुत सारी इसके अलावा थिएटर, साहित्य, संस्कृति बहुत सारी गतिविधियां करते हैं। लेकिन आज जिस विषय पर हम आपके बीच में हरियाणा गांव संवाद, दरअसल में हरियाणा गांव शब्द ही गांव की हरियाली के निमित्त एक पहल है। हम इसको एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में कर रहे हैं और पिछले 2-3 वर्षों में हमने पहले एप्पल के साथ, फिर माल्टे के साथ, उसके जो छोटे-छोटे सवाल हैं उन पर समाज का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कुछ गतिविधियों को किया है। इस बार माल्टे का महीना जो हमारा हुआ था, पूरा 1 महीने का उपक्रम रहा। उसमें हमने लगातार माल्टे के अलग-अलग पक्षों पर बातचीत के साथ हमने संभावना को तलाशना कि जो पहाड़ का जो फल हो रहा है आज की तारीख में, क्या ये किसी के लिए आर्थिकी जनरेट कर सकता है और ये यहाँ से रास्ता कैसे जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि उसका जो अगला चरण है हमारा, जो स्टोन फ्रूट फेस्टिवल हम करना चाहेंगे कुंदन सिंह जी या विशाल सर कहेंगे, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए छोटे से निमंत्रण पर और हम सब लोग मिलकर के एक अच्छे उद्देश्य के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है ये उद्देश्य हमारा जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तन्मय जी। मैं इसी श्रृंखला में आगे डॉक्टर खुकसाल को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें आज जो स्टोन फ्रूट फेस्टिवल के सब्जेक्ट पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं और श्री कुंदन सिंह पंवार जी के बारे में एक छोटा सा परिचय दें और इस वार्ता को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर खुकसाल। दाद संस्था के आह्वान पर हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आज हम लोगों का मुख्य विषय है स्टोन फ्रूट्स। तो स्टोन फ्रूट्स की जब बात आती है तो उसके अंतर्गत कई फल हुए। तो मुख्य रूप से हम लोग आड़ू प्लम खुमानी की ही बात करते हैं और यहाँ पे जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये उद्यान पंडित कुंदन सिंह पंवार जी का नारायणी नक्षत्र पौधशाला है। कुंदन सिंह पंवार जी कोई नाम के मोहताज नहीं है। जब भी उत्तराखंड में उद्यान विकास की चर्चाएं होती हैं तो आपका नाम सबसे पहले लिया जाता है। अगर यूं कहें कि आप एक उद्यान की चलती फिरती प्रयोगशाला है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पाव गांव जो कि जौनपुर विकासखंड के अंतर्गत जनपद टिहरी में स्थित है, इनके पास जो भूमि है वो न तो ज्यादा उपजाऊ है और अपने प्रयासों से आपने सटवारे में या गांव की जिस भूमि को की गांव वाले निम्न स्तर का समझते थे उसको आपने लिया। धीरे धीरे लोगों से भूमि का बंटवारा कर आपसी विचार विमर्श से 2 हेक्टेयर लैंड, 2 हेक्टेयर है ना, 500 हेक्टेयर, हाँ 2 हेक्टेयर यानी 100 नाली पर आपका यहाँ पे बगीचा है। बगीचे के साथ साथ आपके यहाँ पे नारायणी नक्षत्र पौधशाला भी है, रजिस्टर्ड पंजीकृत पौधशाला भी है। सबसे बड़ी विशेषता यह है इनके पंवार साहब के बगीचे में कि आपने हमेशा अभिनव प्रयोग किए और बाजार के हिसाब से इसको बदलते गए। 98-99 में आपने बागवानी का कार्य शुरू किया और सबसे पहले आपने यहाँ पे सेब की अन्ना किस्म लगाई। उसके बाद आपने कीवी का आपका HNB का पहला प्रोजेक्ट था, कीवी का 150 फीट कीवी के लगाए। उसके बाद धीरे धीरे आप जो है आड़ू प्लम खुमानी और आम पे आए। आप बाजार के हिसाब से स्टोन फ्रूट्स आने वाले समय के लिए ये उत्तराखंड का एक भविष्य है। सरकार की स्कीम है, सेब पर ज्यादा सरकार का रुझान है। अच्छी बात है, जिन स्थानों पर सेब होता है वहां पे सेब की खेती की जा सकती है, ये करनी भी चाहिए। लेकिन हमारा जो उत्तराखंड है, हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, वो अमूमन आता है 27 से और 30 उत्तरी अक्षांश पर। मतलब हम लोग उसको ज्यादा ठंडी जलवायु नहीं मिल पाती। हिमांचल आता है 30 से और 33 उत्तरी अक्षांश पर
मतलब वो ठंडी जलवायु है। जो 1500 मीटर पे जो ठंड वहाँ हिमाचल में होगी वो हमारे यहाँ 2000 फीट में मिलेगी, 2000 मीटर में, है ना। और हम लोग जो चल रहे हैं, जो सरकारों का उद्देश्य वो ध्येय है, या जो सरकारें बात करती हैं, या जो एक्सपर्ट बात करते रहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि साहब ये हिमाचल पठान, हिमाचल पठान, ये हिमाचल के हिसाब से। जबकि मेरा मानना क्या है, अधिकतर लोगों का मानना है कि हिमाचल की जलवायु में और यहाँ की जलवायु में काफी फर्क है। क्योंकि जो ठंड जो होती है वो होती है उत्तरी अक्ष, जैसे आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, अक्षांश बढ़ेगा, तो ज्यादा अक्षांश में जाएंगे हम, तो वो इलाका चाहे घाटी वाला हो चाहे ऊंचाई वाला हो, ज्यादा ठंडा होगा बनस्पत उसके जो कम अक्षांश होगा। हमारा केवल उत्तरकाशी जनपद निश्चित रूप से ये 27वां अक्षांश है, 27-28 पे हिमाचल के नजदीक है, या जो भाग चक्रोता देहरादून वाला जो हिमाचल के नजदीक वाला है वो थोड़ा बहुत ठंडा है, और उसमें सेब की संभावना है, वो भी 6000 फीट से ऊंचाई वाले स्थानों पर। हम सब लोग महसूस कर रहे हैं, सारे बागवान महसूस कर रहे हैं, सारे बागवान कह रहे हैं कि भैया बर्फबारी कम हो गई है, जहां हम सेब लगा रहे हैं सेब में बीमारियां आ रही हैं। तो निश्चित रूप से एक स्टोन फ्रूट्स ही ऐसे हैं जो कि भविष्य की फसल है, और हमें आना पड़ेगा देर से पहले। स्टोन फ्रूट्स के बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो वो है उद्यान पंडित कुंदन सिंह तोमर जी का बगीचा। आप 2005 में उद्यान विकास में अच्छे काम करने के फलस्वरूप आपको 2005 में उद्यान पंडित की उपाधि मिली, और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उस टाइम पे यहाँ पे जिला उद्यान अधिकारी था, और हमें पता था कि कितने उद्यान पंडित की जो उपाधि उस समय मिलती थी, पूरी पढ़ाई करनी पड़ती थी। पूरा इंटरव्यू इनका पन्नागर में हुआ बकायदा। ये तो काम तो आपने किया जो किया, पढ़ाई करी फिर कुमार जी ने कि क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। मतलब मैं कहने का मतलब यह है कि उनको इतनी टेक्निकल जानकारी है कि उस परीक्षा में भी पास हुए, फिर इनको उद्यान पंडित की उपाधि मिली। उसके बाद पन्नागर विश्वविद्यालय हो या जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड विश्वविद्यालय हो, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब में उन सब की जितनी बैठकें होती हैं उन सब में आपको आमंत्रित किया जाता है, उसके लिए आप सूचीबद्ध हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आपके अनुभवों का हमें लाभ लेना चाहिए। उनको स्टोन फ्रूट्स पर धात संस्थान ने जो पहल की है कि हम इनके स्टोन फ्रूट्स की एग्जीबिशन या प्रदर्शनी देहरादून में लगवाएंगे। देखो पहले हम लोग क्या करते थे कि परंपरागत खेती करते थे। परंपरागत खेती माने होता है, एक होता है ज्ञान, दूसरा होता है विज्ञान। ज्ञान के माने हैं कि जो हम जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हम उनसे सीखते हैं, जो हम उनसे अनुभव करते हैं और उसको दूसरे को बताते हैं, वो तो हुआ ज्ञान। तो परंपरागत खेती हमारे ज्ञान पर आधारित थी, जो हमारे पूर्वजों ने बताया हमको। लेकिन अब जमाना है विज्ञान का, अब व्यवसाय खेती की बात है ना। तो जब व्यवसाय खेती करेंगे तो व्यवसाय खेती के लिए वैज्ञानिक मतलब आपकी सोच होनी बहुत जरूरी है, वैज्ञानिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो वही हम सब देखने इसमें आए थे, और आने वाले समय में मैं करूंगा कि डाक सरकार जो है जब भी मई और जून के माह में ये फलत में आए तो प्रचार प्रसार के लिए ये इसको देहरादून में इसका एक प्रदर्शनी का या एक गोष्ठी का इसका आयोजन किया जाए, और जिससे कि लोग इसकी तरफ प्रेरित हों। सरकार अपना काम कर रही है, ठीक है, लेकिन आपने 10 जनवरी 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था सामने प्रस्ताव कि आपको बुलाया गया था उसमें जो बजट पूर्व विमर्श कार्यक्रम था उसके अंतर्गत, और आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें जहां सेब हो रहा है सरकार सेब की बात करे, लेकिन स्टोन फ्रूट्स पर भी हमें आगे आना चाहिए, स्टोन फ्रूट्स के भी स्कीमें होनी चाहिए, और इस दिशा में हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे। और बाकी ज्यादा जानकारी के लिए मैं चाहूंगा कि कुंदन कुमार जी जो हैं वो इसमें प्रकाश डालें। कुंदन सिंह जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जितने भी अभी हमारे जो टूरिस्ट जो आएंगे और वो लगभग
अप्रैल से लेके और तीर्थाटन के लोग भी शुरुआत हो जाएगी और जून जुलाई अगस्त तक लगभग। इस बीच हमारे पास उन्हें देने के लिए यदि कोई फल हो सकता है तो वो सिर्फ है स्टोन फ्रूट। उसमें आड़ू है, प्लम है, खुबानी है और थोड़ा बहुत बादाम है। हमारे इस प्रदेश की पूरी जो इकोनॉमी है, जिसको हम इकोलॉजी से इकोनॉमी की जिस बात को हम कर रहे हैं, तो वो इकोलॉजी भी उन्हीं घाटियों में सीमित है। उसको अगर उस इकोलॉजी को अगर हम इकोनॉमी में चेंज करेंगे तो सिर्फ स्टोन फ्रूट कर सकता है। स्टोन फ्रूट मिशन को बढ़ाने का उद्देश्य ये था कि जिस गांव को पलायन की बात लोग कर रहे हैं उससे रोकने का एकमात्र यही तरीका है। और आजकल प्रदेश पूरा सड़क के जाल से चारों ओर से जुड़ा हुआ है और इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आगे भी स्कोप है। सिर्फ यही नहीं, फ्रेश फ्रूट के अलावा प्रदेश में एक वाइन पॉलिसी भी है। तो अगर हमारे पास बहुतायत में फ्रूट्स हैं तो हम उस ओर भी सोचा जा सकता है। आज हिमाचल वाइनरी के फील्ड में भी बहुत अच्छा कर रहा है। फिलहाल तो हमारे पास ये फल अभी बहुत कम मात्रा में है और हम यात्रियों तक को अभी सीमित मात्रा में हम उपलब्ध करा पा रहे हैं। अभी मेरे साथ जितने किसान भाई बैठे हैं उन सबका मैं आपको परिचय कराता हूँ। सब इसी घाटी के हैं और एक दो लोग हमारे जिला देहरादून के हैं जो इस फील्ड में बहुत नए हैं, लेकिन मैं 2 साल से हमसे जुड़े हुए हैं और उनके यहाँ भी मैं अभी लेआउट करवा के आया हूँ 200 पौधों का लगभग। और ये बच्चे आने वाले समय में हमसे अच्छा करेंगे, इसी बात की हमें खुशी होगी कि चलिए हमारा भी उसमें होती है छोटी सी। तो मैं आपका परिचय कराता हूँ। सबसे पहले आप रामचंद्र सिंह प्रधान जी हैं, रावत जी और चुरेटी के हैं और आप लोग बहुत अच्छा सेब के काश्तकार हैं। शोभन सिंह जी हैं, आप भी सेब वाले हैं। आप वन विभाग से रिटायर आदमी हैं, बलबीर सिंह रावत जी। आगे हमारे रोबिन वर्मा हैं, आगे शुभम मुनियाल है, ये नागतात के पास एक गांव है सिला, वहां से हैं। उधर सौरभ नेगी है शिमला से। और ये दोनों आप स्टोन फ्रूट पे कर रहे हैं। फिर अरुण है, अरुण मसोन से हैं। आप रामसाद भाई हमारे पूर्व प्रधान भी रहे हैं मसरास के और आप भी सेब पे काम कर रहे हैं। आप बिश जी हैं और आप भी विभाग से रिटायर हैं, वन विभाग से। आप भी आप काश्तकारी में हैं। और आप वीरेंद्र सिंह, और ये हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, सारे काम यही करते हैं। इधर हमारे वीरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ, ये पत्रकारिता से साथ जुड़े होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे काश्तकार भी हैं और संयोग से इनका घर बिल्कुल केम्प्टी फॉल के पास है और ये इनके सारे प्रोडक्ट सबसे पुराने स्तंभ चैन सिंह पवार जी इस पूरे क्षेत्र में सेब की काश्तकारी के लिए उषा नर्सरी का भी है। उषा नर्सरी भी है, सेब के लिए भी कर रहे हैं। हाँ, अब इस वर्ष का जो चैलेंज है वो हम सबको दोबारा से सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ठीक है 6000 के ऊपर की घाटियों में तो सेब हो भी जाएगा, लेकिन अब आड़ू और प्लम खुबानी की जो उन्नत प्रजातियां हैं जो हमको समय पर आ जाए। जैसे आड़ू में मैं आपको बताऊं, आड़ू में अभी हमारे पास जो प्रजाति है उसका नाम है FLA 1633। ये इंडो इटालियन फ्रूट प्रोजेक्ट के अंदर लाई गई थी और ये अप्रैल में आ जाती है। जैसे ही आप सहारनपुर प्रभात खत्म होता है तुरंत ये तैयार हो जाता है। और सहारनपुर प्रभात से ज्यादा अच्छी इसलिए है कि इसमें वो बिटरनेस नहीं है। एक दूसरा, ये बहुत क्रंची है, साइज बड़ा है, देखने में बहुत खूबसूरत और बहुत ज्यादा जूसी है। तो जूसी होने से थोड़ा कीपिंग क्वालिटी भी और अच्छी, हम इसको मार्केट तक भेज सकते हैं। तो हमने यहाँ इन प्रजातियों को इसलिए चुना है कि हमारे पास जो नजदीक का मार्केट है वो है केम्प्टी फॉल, और केम्प्टी फॉल बना बनाया मार्केट है। वहाँ वो बेचारे जो हमारे ठेली वाले हैं, जो जैसे ही टूरिस्ट आता है तो उनको प्लेट में रख के अपना देते हैं, तो उनका भी रोजी रोटी चलती है और हमारे साथ जो गाड़ी वाला लेके जाता है उसकी भी चलती। फिर अगर बल्क में होता है, थोड़ा उस दिन ज्यादा हमने तोड़ दिया तो फिर आगे मसूरी भेज देते हैं। ये तो हुई खाली आड़ू की बात। वही हाल
खुबानी का है, वही हाल प्लम का है। अब प्लम में अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तो प्लम में लगभग 12 प्रजातियों का हमने यहाँ चयन किया है। उन 12 में सबसे अर्ली वैरायटी जो है वो अर्ली क्वीन है, जो अप्रैल में लास्ट में आ जाएगी। तो अप्रैल से और एक लास्ट एक और है एंजेलिनो का, वो प्रजाति हमारे पास यहाँ तो पता नहीं, अभी हमारे पास सैंपलिंग नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जाता है कि वो सितंबर में पक के तैयार होती है और वो सेब को कम्पीट करती है। यहाँ हमने उनको इसलिए रखा है कि भाई हम इस 4000 फीट की ऊंचाई पे हमारा ये चल रहा है और इसमें जो नया अभिनव प्रयोग था कि वो हम उसको डबल ग्राफ्ट कर रहे हैं। उस डबल ग्राफ्ट के पीछे भी कहानी ये है कि ज्यादातर हम मैरीब्लान के ऊपर पौधे तैयार कर रहे हैं। तो गुप्ता जी हमारे एक ब्रजेश गुप्ता जी हैं, रिटायर्ड उसको हमने इंटरग्राफ्ट मतलब चूलू के ऊपर, चूलू को हमने इसलिए लिया है इसमें कि चूलू बहुत हार्डी प्लांट है, उस पर आसानी से न सूखे का असर होगा न बहुत ज्यादा पानी का असर होगा। तो उस रूट स्टॉक के बाद हमने जो इंटर स्टॉक उसमें यूज किया वो था 2624 और उसके रिजल्ट हमने आपको अभी भी दिखाए हैं, अभी जब आप फील्ड विजिट कर रहे थे, कि 1 साल के अंदर वो फ्लावरिंग में आ जाता है। अब इन 12 प्रजातियों में अब हम ये चयन करेंगे कि जो हमारे पास इकोनॉमिकली जो हमारे लिए अच्छा हो उनको हम और आगे बढ़ाएंगे। और उनमें भी जैसे रेड ब्यूट है, बहुत अर्ली है, अर्ली क्वीन के बाद रेड ब्यूट आएगी, फिर रेड ब्यूट के बाद ब्लैक अंबर है, उससे पहले थोड़ा सा लगभग साथ में आ जाएंगी मर्थले, उसी के साथ आ जाएगा हमारे पास क्रिम्सन ग्लो। तो इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है। तो अब प्रयोग नया ये था कि इसको हमने सेब की तर्ज पे 2x2 2 मीटर पे लगाया। अब 2 मीटर पे लगाने के लिए जरूरी था कि हम उसको पौधे को ट्रेन करते, सेब की तरह ट्रेन करना था, क्योंकि इतनी अगर हम सघन बागवानी कर रहे हैं तो उसमें जरूरी है हमको ट्रेनिंग सिस्टम देना। और दूसरा जरूरी ये था कि सपोर्टिव सिस्टम भी देना कि पौधा झुके ना, इधर उधर ना जाए। तो एक सपोर्टिव सिस्टम पे मैंने आपको अभी दिखाया था। दूसरा प्रयोग ये था कि भाई हम उसको खुला छोड़ दें उसके रूप में जैसे हम लगा रहे हैं, लेकिन वो सघन हो। तो उसमें सारा खेल प्रूनिंग का था। तो ये सारे प्रयोग किए गए, उनके रिजल्ट भी आ गए हैं और कुछ बहुत प्रोमिसिंग वेराइटीज हैं आने वाले समय के लिए। कुछ को हम धीरे से कम करेंगे, उनकी जगह दूसरे का रोपण होगा, लेकिन ये प्रयोग अंततः सफल है और मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि मैं पिछले साल भेज चुका हूँ। यहाँ से हमने पिछले बार एक 20 किलो की एक जो हमारी क्रेट होती है उसमें प्लम भेजा था और ये कहा था कि भाई अगर ये 2000 से कम लोगे तो हमको वापस कर देना, ऊपर तुम जितना मर्जी ले लो इसको। लेकिन उन्होंने कहा 2200 रुपये में उन्होंने तय किया और हमको आसानी से मिल भी गया। उन्होंने और डिमांड थी कि भाई भेजो, लेकिन हमारे पास फ्रूट की उपलब्धता नहीं थी। तो ये आने वाला जो समय है उसकी स्टोन फ्रूट के पीछे की कहानी ये भी है कि देखिए सेब पे 15 स्प्रे कम से कम। अगर आप जिस क्वालिटी एप्पल की आप बात कर रहे हैं तो आप उस सेब को क्या खा रहे हैं, हम पेस्टिसाइड मतलब उसके रेजिडुअल इफेक्ट्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं। इनमें सिर्फ एक स्प्रे हमने अभी तक किया है, वो भी तब जब हमने सिर्फ कटिंग प्रूनिंग की। दूसरा, अब हम गौमूत्र पे आधारित हमारी सारी खेती है। अब हम जितने भी हमारे स्प्रे होंगे वो उसी के ऊपर होंगे, सिर्फ 2 स्प्रे और होंगे और वो भी गौमूत्र वाले होंगे। यानी कि केमिकल पेस्टिसाइड से हटकर जो हमारा पैसा उधर सेब में जा रहा था वो यहाँ हमारा बच गया। तो एक तो सबसे बड़ी इकोनॉमिकल प्रॉफिट हमको ये हुआ। दूसरा, इसकी मेंटेनेंस बहुत ही कम है, उस तरह से नहीं है जितना सेब में है। इतनी बीमारियां नहीं है क्योंकि जो उसका रूट स्टॉक है वो बहुत हार्डी है, उस पर आसानी से कोई बीमारी आएगी। तो ये इन सब चीजों को देखते हुए हमने उस दिन धात से ये आग्रह किया था कि आप आएं, और हम धात के बहुत ज्यादा हृदय से आभारी हैं कि आप
आए और हमारे इस काम को आपने देखा भी, सराहा भी। अब एक और आपसे अनुरोध ये है, जैसे ही ये फ्रूटिंग में आएगा मई में, मतलब हम मार्केट के लिए तैयार करेंगे, तो तब एक बार फिर से अगर आप लोग आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। सिर्फ अच्छा ही नहीं लगेगा, वो मार्केट के लिए भी, वो हमारे लिए और बेनिफिट में रहेगा। धन्यवाद। भगवान जी ने जो अभी आप लोगों ने सुना, कुमार जी को सुना, आपका कहना यह है कुल मिलाकर के कि आने वाले समय जो हम लोगों का है वो स्टोन फ्रूट्स का है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। स्टोन फ्रूट्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये ऐसे समय पर आता है जब यहाँ पे पर्यटन और यात्री आते हैं, मतलब बाजार हमारे पास है, हमें उनको उपलब्ध कराना है। दूसरी विशेषता कुमार जी ने बताई कि सेब के मुकाबले सेब की खेती जो आप लोग करते हैं, प्रिस्क्राइब्ड स्प्रे हैं 14 है, क्या कहते हैं, ग्रीन बर्ड, फिर पिंक बर्ड, फिर क्या कहते हैं पेडल फॉल, उसके बाद क्या कहते हैं फ्रूट डेवलपमेंट, उसके बाद तीन चार स्प्रे उसके, वो तब हैं बिना बीमारी के। और अगर बीमारी आ गई तो न जाने कितने स्प्रे करने पड़ते हैं, और वो भी ऐसी भयंकर भयंकर बीमारियां, दवाइयां हैं, कॉन्ट्रैक्ट से लेकर सिस्टमिक से लेकर के, और अब तो हाइब्रिड भी चले हैं, दोनों मिला करके उसको भी डालते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें प्लम, आड़ू, खुमानी में कम से कम बीमारियां आती हैं, कम से कम उसमें दवा का छिड़काव करना पड़ता है, मेंटेनेंस बहुत कम है। तीसरी बात यह है कि इनमें ज्यादातर पेड़ों में क्या होता है कि इनमें अपराइट ग्रोथ होती है, मतलब ये ऊपर को ही इसको ट्रेन करेंगे तो उस तरह से करेंगे। और सबसे बड़ी विशेषता कुमार जी ने जो कही कि हम सेब के पीछे भाग रहे हैं कि साहब हाई डेंसिटी हाई डेंसिटी हाई डेंसिटी सघन खेती। सघन खेती के मामले माने ये हैं कि पहले जो हम लोग लेआउट करते थे प्लम का, खुमानी का, ये करते थे 20-20 फीट पे। आपने जो अभिनव प्रयोग किए हैं, आपने जो किया दिखाया है लोगों को, जो हमने अभी जाके देखा है कि हम कम जगह पर भी ज्यादा पौधे लगा सकते हैं। मतलब आपने 6 बाई 12 पे, 12 फीट बाई 6 पे, हाँ ये इसका प्लम के, मतलब जहाँ 20-20 फीट पे पेड़ लगाते थे, 20 फीट लाइन से लाइन और 20 फीट लाइन में पौध से पौध की दूरी, मतलब प्रति इकाई कम पौधे आते थे। आपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, आपने जो प्रयोग किए हैं, आपने जो रूट क्या कहते हैं डबल ग्राफ्ट में जो किया है, वो उनके पौधों की ग्रोथ रोकते हुए आपने 12 बाई 6 पे, मतलब जहाँ 100 पेड़ लगने थे वहां जो है 200-250 पेड़ लग जा रहे हैं। इसके माने है कि उसके आपका जो है वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका पौधों के क्या फलों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो कि कैसे उसकी प्रूनिंग करनी है, समर प्रूनिंग कब करनी है, कितनी उसको खाद देनी है, जब तक ये पूरी जानकारी आपको नहीं हो पाती तो इस दिशा में जो है नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, यहाँ पे किसानों को, बागवानों को आके देखना चाहिए। और निश्चित रूप से सेब की खेती तभी करें जब उनके पास पूरा समय हो, काफी पैसा हो लगाने के लिए या बर्बाद करने के लिए, जो भी आपका हो, और पूरी जानकारी हो और पूरा समय हो, तब तो सेब की तरफ जाए। और M9 पर तो मेरे हिसाब से, मेरा अब तक व्यक्तिगत सुझाव है, कत्ता ही न जाए। मेरे साथ काफी किसान बागवान जुड़े हैं, मुझे दुख होता है देखते हुए कि गवर्नमेंट की योजना के नाम से तो वो तो सोचते हैं कि 12 लाख की योजना है, चलो फ्री का मिल रहा है उसको कर लेते हैं, लेकिन वो अपना अहित नहीं देख रहे हैं कि हम इतना समय इसमें बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा सभी बागवानों से अनुरोध है, मेरा कहना ना माने, लेकिन अगल बगल जरूर देख लें, जो सक्सेस स्टोरी है उनको भी देखें, जो फेलियर हैं उनको भी अवश्य देखें। जो फेलियर है उनको जरूर देखें कि ये क्यों फेल हुए। बगीचे पहले बाद में लगा रहे हैं, पहले उन पर रूट बोरर घुस जा रहा है, क्या वो फोटो भेजते हैं लोग कि साहब ये क्या निकल रहा है इसके तने से, है वो उसमें क्या कहते हैं बर्नआउट्स होते हैं, वो सारे बोरर उसमें घुसे चले जा रहे हैं, उसमें पाउडर वो क्या कहते हैं पाउडर होता ही है, आपका ऊलिया फिश सारे जड़ों में घुसा पड़ा है, तो सारी बीमारियां आ रही हैं। तो हमें देख करके, और कुमार जी की जैसे जो बागवान, जो जागरूक बागवान है, इनके बगीचों में जाएं, देखें। और आज क्योंकि विषय हमारा स्टोन फ्रूट्स को प्रचार प्रसार करना है, उस दिशा में सरकार जागे, सरकार भी इसका संज्ञान ले,
कुमार जी ने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कहा कि भैया कि स्टोन फ्रूट्स पे हमको आना चाहिए, इस दिशा में बात करनी चाहिए, लेकिन वो पे समाचार पत्रों तक ही वो सीमित रहा। समाचार पत्रों में भी छपा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, सुना कि क्या होता है स्टोन फ्रूट, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इस वर्ष भी आप 25 में गए थे और हमारे जो है परवीन शर्मा जी ने वहां से रामगढ़ के, उनको बोलने का मौका मिला, उन्होंने भी स्टोन फ्रूट्स पे जोर दिया, कहा भी 2 चीजों पे कहा था, स्टोन फ्रूट्स पे कहा था और डीबीटी पे भी कहा था कि भैया किसानों का पैसा, माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि अमृतकाल आ गया किसानों का, लेकिन उत्तराखंड का अमृतकाल तो दिखाई नहीं दे रहा। अमृतकाल के माने हैं, बल्कि उनका निकला भी है कृषि मंत्री का, एक तरफ दिखाया है पूरा जो है कि पुरानी सरकारों पे किसानों पे ड्रिप चल रही है, जो पैसा वहां से जा रहा नीचे तक नहीं पहुंच रहा। इधर का दिखाया उन्होंने कि मोदी जी वहां से पैसा डाल रहे हैं और सीधे किसान के पास जा रहा, किसान स्वस्थ हो रहा है। लेकिन उत्तराखंड में ये अभी तक भी डीबीटी लागू नहीं हुई, तो इसमें भी हम लोगों को विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए कि जब केंद्र सरकार का जो पैसा किसान के नाम पे किसान को मिलना चाहिए, तो तब ये उसमें योजनाओं में सुधार आएगा। और स्टोन फ्रूट के बारे में मैं धार संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस दिशा में पहल की है। जिस तरह से कि माल्टा में आप लोगों ने पहल की तो कुछ उसके सकारात्मक परिणाम आए, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से स्टोन फ्रूट भी एक चर्चा का विषय बने, स्टोन फ्रूट के लोग जो है उसके बारे में जानकारी लें, तो ये जो है आने वाले समय में ये निश्चित रूप से जो है हमारा स्टोन फ्रूट्स जो है, जब इसके बाग विकसित होंगे, यात्रा लाइन में लगेंगे बाग, तो लोगों को इसमें स्वरोजगार भी मिलेगा, पलायन भी रुकेगा और इससे प्रोसेसिंग यूनिट भी बढ़ेगी। क्योंकि प्लम की चटनी आपने नाम सुना होगा, इससे सारे जो आड़ू जो है ये कैंडी भी होता है सच है ना, तो कैनिंग कैंडी इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग में ये बहुत काम आएगा। इसके अलावा एक चीज जो पंवार जी ने बताया, सबसे बड़ी बात क्या कही कि अगर माना आप प्लम की खेती करते हैं और चाहते हैं कि लंबे समय तक जाए, तो आपको वैरायटी का ज्ञान होना चाहिए। अब आप बता रहे थे कि अप्रैल से लेकर के सितंबर तक प्लम की वैरायटी हैं जो फलत में आती हैं, मतलब जैसे रेड ब्यूट है वो शुरू में आ जाएगा, उसके बाद आपका ब्लैक कमर आ जाएगा, सेंटा रोज आ जाएगा, उसके बाद फ्रायर है, मतलब फ्रायर है, मतलब कई वैरायटियां हैं कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक साथ अगर आप लगाएंगे ना वॉल्यूम में, तो क्योंकि ये पेरिसेबल फल है, जल्दी खराब हो जाता है, तो अगर एक साथ प्लम निकलेगा तो उसे खराब होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप कई किस्में लगाएंगे, इस तरह से आपका खुमानी में है, इसी तरह से आपका आड़ू में है, आड़ू में जैसे FLA 1633 है वो अर्ली है, प्रभात अर्ली है, लेकिन अगर आप उधर लेट की बात करेंगे तो पेरिग्रीन है, जुलाई अल्बर्टा है, तो ये सारी किस्मों का आपको जानकारी का होना आवश्यक है, और ये जानकारी आप लोगों को तभी मिलेगी जब आप हमारे जैसे प्रगतिशील उद्यानपतियों के बगीचे जा करके देखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कुकसाल। अब मैं इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हुए किशन जी से आग्रह करूंगा कि पहले तो हमें फंची कार्यक्रम, जिसके तहत हम माल्टे का महीना हमने मनाया, जिसके तहत हम आगे हरेला गांव और फंची के तहत हम स्टोन फ्रूट की बात करने जा रहे हैं, तो आप हमें फंची के बारे में कुछ बताएं और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद हिमांशु जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राज संस्था से हूँ। हमारा एक कार्यक्रम है पंची के नाम से। पंची बेसिकली आप लोग समझते ही होंगे, जो पहले एक पोटली होती थी जिसमें सामान अपना सब कुछ रखा जाता था लड़कियां विदा करते समय। तो हमारा मकसद ही वो था कि हम जो पहाड़ी उत्पाद है, अनाज हो चाहे फल हो चाहे कुछ भी हो, उनको सम्मिलित करके और देहरादून में और आगे दिल्ली या मुंबई तक हमने पहुंचाए, मद्रास तक हमने पहुंचाए हैं। तो ये हमारा प्रयास था, क्योंकि पहाड़ के जो उत्पाद थे उनको एक्चुअली मार्केट नहीं मिल पा रहा है। देहरादून में भी जगह नहीं है, देहरादून में पहाड़ का कोई फल नहीं बिकता है। मद्रास का किलो बिक रहा है, सेब बिकता है हिमाचल का, लेकिन पहाड़ का कोई फल देहरादून के मार्केट के अंदर नहीं है। देहरादून आज की डेट पे राजधानी भी है और उत्तराखंड का शायद सबसे बड़ा शहर भी है। तो ये इसी उसको रखते ध्यान में रखते हुए हमने दाद में ये निश्चित किया था कि हम एक छोटा सा अपना एक यूनिट बनाएंगे, जो हमारी यूनिट जो है वो हमारे जो पहाड़ी अन्न है या पहाड़ी जो फल है उनको जो है
एक मार्केट के तौर पे सामने रखेंगे। इसमें हमने पिछले 3-4 सालों से हम काम कर रहे हैं। पहाड़ी दालें, पहाड़ी अनाज जितने भी होते हैं, पिछले साल हमने सेब पे काम किया, पहाड़ का सेब, पहाड़ का माल्टा, और इस बार माल्टे में जो है एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। जिस माल्टे को गांव में किसान तोड़ने के लिए तैयार नहीं था, वो हमें भी लास्ट मोमेंट तक वो माल्टा मिलना मुश्किल हो गया, नहीं मिल रहा था, क्योंकि सारा जागरूकता इतनी फैली माल्टे के ऊपर, लोगों को लगा कि माल्टा भी कोई एक चीज होती है, पहाड़ी फल है, तो देहरादून की मंडियों में तो मिलता नहीं था। तो हम लोगों ने जब जगह स्टॉल लगाए और सड़कों पे आए माल्टे के साथ में, तो बहुत अच्छा एक उत्साह था लोगों के अंदर खरीदने का। हमारे जितना भी गया, दो क्विंटल हमने 2 दिन के अंदर निकाल दिए। उसके बाद एक बात चल रही थी कि माल्टा एक्चुअली ऐसे टाइम पे होता है जब उत्तराखंड के अंदर लगभग पर्यटन समाप्त हो जाता है। तो हमारी जो आज की आर्थिक व्यवस्था है वो ज्यादातर पर्यटन के ऊपर निर्भर कर रही है। तो जो पर्यटक आता है उसको हमारा कोई भी फल नहीं मिलता। जब हम जून जुलाई के महीने में देखते हैं तो जगह पे हमारे पहाड़ के अंदर मौसमी लोगों ने रखी होती है, मौसमी का जूस पिला के मौसमी का जूस पिलाते हैं, नींबू का जूस पिलाते हैं, जिसमें कि हमारी कोई साझेदारी नहीं है, हमारे पहाड़ की कोई साझेदारी नहीं, मौसमी हमारे यहाँ होती नहीं। तो इसी उसमें जो है डॉक्टर कुकसाल साहब ने पिछले अभी माल्टा समारोह के टाइम पे ये बात कही थी कि जो उत्तराखंड में जो खेती का भविष्य है, बागवानी का जो भविष्य है, वो जो है स्टोन फ्रूट्स है। हम इसके बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं है। आज हमें बहुत अच्छा लगा कुंदन सिंह पवार जी के साथ आके, उनके बगीचे में आके, कि जो मैंने अपनी लाइफ में पिछले 8-10 साल से हम लोग सामाजिक जीवन जी रहे हैं, तो इसमें हम कई जगह गए, कई जगह हमने पौधे लोगों के लगे हुए, नर्सरी लगी हुई, बाग लगे हुए, लेकिन इस तरीके की जो बागवानी है, साइंटिफिक बागवानी जिसको कहते हैं, वो नहीं लगी। और पहली बार मुझे देखने को मिली है आदरणीय पवार जी के यहाँ। और यही जो है, मैं ये चाहूंगा कि जो भी इस कृषक इस समय पे, आप सेब लगाएं, आप पुलम लगाएं, आप खुमानी लगाएं, लेकिन ये जरूर देख लें कि कैसे उसको करना चाहिए और किस तरीके से बागवानी को होना चाहिए। उसके लिए मुझे लगता है कि हर किसान को एक न एक बार जरूर अपनी बागवानी शुरू करने से पहले आदरणीय कुंदन सिंह जी से संपर्क करना चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि सर एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए, एक पूरे इस प्रोसेस की एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए, जो कि मतलब कोई संभव नहीं है, हर एक आदमी के लिए यहाँ आना संभव नहीं है, तो कम से कम उस डॉक्यूमेंट्री को देख के वो सीख सके। और मुझे लगता है इससे बेहतर साइंटिफिक तरीके से काम होना बहुत मुश्किल है। अब हम जैसे सर ने कहा था, हम एक आपको करते हैं कि जब आपकी फ्रूटिंग होगी, एक विजिट हम उस समय पे करेंगे और हम कोशिश करेंगे, आपके पास मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे फंची के तहत और दाद के बैनर के अंडर कि हम इसको देहरादून तक ले जाएं और लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैले और लोग इसमें खेती काम करने में आगे आए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को धन्यवाद किशन जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चाहूंगा कि श्री कुंदन सिंह पवार जी, आप सभा को हम थोड़ा आगे और बढ़ाएं और हमारे जो आप और किसान भाइयों को आपने यहाँ आमंत्रित किया हुआ है, उनसे बातचीत को बढ़ाते हुए डॉक्टर कुकसाल और कुंदन सिंह पवार जी, स्टोन फ्रूट के ऊपर जो चर्चा का हम शुरुआत करना चाहते थे, उसका शुरुआत की जाए। ठीक है, करें। ये किसी भी फसल के या किसी भी बागवानी फसल के कोई फसल हो, मतलब एक साधारण सी बात मैं करना चाहूंगा, हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब भी कोई बागवानी करना चाहता है या किसी कार्य करना चाहता है या किसी भी उसमें खेती करना चाहता है, तो अच्छी उपज देने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला है कि हमारा जो प्लांटिंग मटेरियल वो आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, जो कि लैकिंग है उत्तराखंड में, है ना।
मतलब सबसे बड़ी जो क्राइसिस है वो प्लांटिंग मटेरियल की है। संभव है जो यहाँ पे लोग पहले से करते आ रहे हैं उनके पास बिल्कुल जेन्युइन प्लांटिंग मटेरियल है, एक्लेमेटाइज उनके पास पौधे हैं, लेकिन कुछ नीतियां इस तरह की रही कि सरकारें जो हैं वो बाहर से ही खरीदने में रुचि रखने के कारण यहाँ का जो ओरिजिनल जो प्लांटिंग मटेरियल था, जो यहाँ के क्लाइमेट में एक्लेमेटाइज था, एक्लेमेटाइज माने वो उसी के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल और ढल चुका था, तो धीरे धीरे वो कम होता जा रहा। तो हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। सबसे पहला काम जिस तरह से पंवार जी ने किया कि अब लगा लो कि भारत इटली फल विकास परियोजना के सैंपल इनके पास पड़े हुए हैं। बाकी मेरे ख्याल से उद्यान विभाग में उनमें सब साफ हो गए होंगे नहीं वो जो FLA 1633 की बात हो रही है, आड़ू की, चौबटे में भी हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी कि FLA 1633 है क्या उस वैरायटी के गुण है ना। तो इसी तरह से अब चौबटे गार्डन से आपने कई कलेक्शंस किए हैं, ICR से, सब जगह से ला करके यहाँ पे लाए हैं और अपना प्लांटिंग मटेरियल तैयार करते हैं। तो पहली चीज ये हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे हम सब्जी का पीस करें चाहे प्लांटिंग मटेरियल करें, रूप से माने जो हमें बताया जा रहा है तो ये सुनिश्चित कर लें कि ये हमारी जलवायु के अनुकूल है कि नहीं है। वातावरण में एक पोर्शन तो हमारा जमीन से ऊपर वाला हुआ, ये उसका तापमान, क्योंकि जितने भी टेम्परेट फूड्स होते हैं इनके हर एक की चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। चिलिंग रिक्वायरमेंट माने 60 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे होना चाहिए। कोई डेलिशियस ग्रुप 1600 घंटे लेता है, कोई 1200, कोई 1100, कोई 1000, जैसे प्लम वगैरह है उनको 1800 तक चाहिए चिलिंग रिक्वायरमेंट। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि टेम्परेचर कितना है। तो क्या कहते हैं फ्लावरिंग के टाइम पे कितना टेम्परेचर बढ़ गया, पता लगा सारे फूल गिर गए। दूसरा होती है आर्द्रता, मतलब कुछ फल ऐसे होते हैं कि उनको अगर मॉइस्चर ज्यादा हो वातावरण में तो उनमें कई तरह की बीमारियां आती हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं कि उनको ड्राई क्लाइमेट चाहिए होती है। इसी तरह से उसमें क्या कहते हैं धूप चाहिए, सूर्य का प्रकाश, मतलब कम से कम 7-8 घंटे, मतलब महीने में 200 घंटे, 180 से 200 घंटे तक सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जमीन। तो सबसे मेरा अनुरोध है बागवानों से कि सॉइल सैंपलिंग अवश्य करा लें। उसमें 3 चीजों का ध्यान जरूर रखें। उसका कार्बन लेवल हो ठीक होना चाहिए, 1 के करीब 8 से 0.8 से ऊपर ही होना चाहिए। दूसरा 6.5 से 7.5 के बीच उसका pH। तो जमीन हमारी है, उसमें एयरेशन होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए उसका। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो, मैं पंवार जी की जमीन देख रहा था, आपको सबसे एडवांटेज उसी का कि फर्टिलाइज जमीन है। आप मतलब मैंने दिमाग में कह रहा था कि इतना सुंदर कैसे हो जाते हैं पेड़ इस पर, लेकिन एयरेशन बहुत है उसमें। उसमें ऑक्सीजन लेवल जमीन का इतना ज्यादा है क्योंकि पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर है, उसमें गैप है आपस में। तो एयरेशन से क्या होगा कि बीमारियां बहुत कम होंगी। जो आपके जो बैक्टीरिया करेंगे, अच्छा ऑक्सीजन लेवल से इनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो, जमीन आपकी पोरस है, सुंदर रूप में सैंडी सॉइल है, तो वो अच्छा काम करेगी, ज्यादा सैंडी भी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो वैज्ञानिक ढंग से रख रखाव है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसी काट छाट करनी है। पॉलिनाइजर, टेम्परेट फ्रूट्स में पॉलिनाइजर बहुत जरूरी है। 5 जगह देखने जंगली प्लम भी लगा रखा है, बीज उसको आकर्षित करने के लिए क्या कहते हैं सेंटा रोजा, क्या कहते हैं उसको पॉलिनेशन के लिए लगा रखा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इनका जब तक आप विशेष ध्यान नहीं देंगे तो बागवानी में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है बगीचे को अपना लगाएं और आगे बढ़े।
तो आप लोगों को कोई पौधे क्या क्या चलिए क्वेश्चन पूछा। हाँ सर जैसे कि अभी आपने बागवानी आपका जो बगीचा आपने देखा, इसमें आप कॉमर्शियल प्लांटेशन भी कर रहे हैं, मतलब जैसे नर्सरी के तौर पे कि आपने छोटी सी पौध लगाई हो, ताकि लोग यहाँ से जो कृषक बागवान जो भी अगर चाहता है कि हमें अपने प्लांटेशन करनी है तो उसको यहाँ से वो मिल जाए। हाँ, इस वर्ष हम लोग उसी किस्म के पौधों को तैयार कर रहे हैं। संख्या बहुत सीमित होगी, लेकिन अच्छे हैं और हर वर्ष फल देने वाली प्रजाति है। विगत अब इस वर्ष आपको ये मिलेंगी और 2 साल के बाद अभी, क्योंकि इसी साल मैंने खुबानी की कुछ जो सबसे रंगीन प्रजातियों में से एक है उनका अभी संकलन किया है। इस साल हम चाहते हैं कि वो एक आधा सैंपल कोई आएगा, क्योंकि एक सैंपल को देखने के लिए मैं और डॉक्टर साहब जून में और वीरेंद्र रानी खेत पे उस सैंपल को देख के हमें लगा कि अगर ये जून में वहां हो सकती है तो हमारे पास तो 15 दिन और अगले आए, यानी कि वो प्रजातियां घाटियों के लिए और ज्यादा इकोनॉमिकली साबित होंगी, क्योंकि अब इतनी अट्रैक्टिव है वो जो दूर से भी देखेगा वो उसको लगेगा कि इसे जरूर खरीदना चाहिए। वो 2-3 प्रजातियां उसमें हमने जो लगाई हैं, वो बोलेरो है, एक रुबेलो है, एक प्रिसिया कार्मिंगो करके है। तो इन सब प्रजातियों का भी संकलन किया है। आने वाले वर्षों में उन किस्मों को भी तैयार करेंगे और वो पॉली बैग में होंगी, आप कभी भी उनको ले जा सकते। सर दूसरा एक और क्वेश्चन था, जैसे कि सपोज आजकल जो युवा हैं वो बहुत ज्यादा मतलब इसके ऊपर गहन वो अध्ययन बहकावे में आके या किसी के कहने में आके, खासकर सरकारों के या उद्यान विभाग के कहने में आके कुछ भी प्लांटेशन कर देते हैं। तो आप इसमें क्या कोई आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि अगर कोई युवा आपसे आपके पास आए और कहे कि सर मेरा एक बार आप बगीचा भ्रमण कर लीजिए और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इन चीजों को लगाऊं, तो क्या आप उसमें? सर मेरा सदैव प्रयास रहता है। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ। हम विगत 5 वर्षों से जितने भी हमारे आसपास के इंटर कॉलेज हैं उन सबके साथ एक दिन फील्ड डे, उसमें मैं पूरे उनको विज्ञान, उस पौधे की विज्ञान को समझाता हूँ। और जितने विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं वो 11 मतलब हमारी प्राथमिकता में ये रहता है कि 10th 11th 12th के बच्चे आए, क्योंकि वो बेसिक्स को समझने में उनको आसानी है। दूसरा, हमारे पास जो डिग्री कॉलेज है यहाँ नैनबाग में, उनके साथ मेरा MOU है और अभी जो नेक का एक्रेडिटेशन हुआ है उनको, आप समझ रहे होंगे, तो उसमें उनको B+ का भी योगदान है, क्योंकि सिर्फ वही नहीं, सारे बच्चों के साथ हमने 2 बार फील्ड डे किया है। तो वो एक जानकारी तो पहले से बच्चों में जा रही थी। फिर भी अभी हमारे पास सुबह में यहाँ और ये दोनों बच्चे आए हैं वहां से, इनके साथ मैं जाके वहाँ उनके खेत पे जाके भी उनको लेआउट सिखाया है। आगे आ जाओ शिवम जी, आप यहाँ बैठो। शुभम आ जाओ। तो ये शुभम है और ये सौरभ है, भाई ये सौरभ है, ये शुभम। इन दोनों को, ये नागसात के बराबर में एक गांव है और सिला गांव का नाम। तो विगत 3 वर्षों से हम लोग जुड़े हुए हैं। इनको हमने यहाँ ट्रेनिंग सब कुछ सिखाया है, यहाँ तक कि ग्राफ्टिंग भी सिखाई। और अब इनके यहाँ अभी दिसंबर में हमने लेआउट किया है
इस तरह का अभी चूल्हों के ऊपर जो ग्राफ्ट, इनको मैंने सब चीजें करेंगे। उसके बाद ही अपने घर में जाके उसको, और तब तक सीख भी जाएंगे पूरा, तो वहां भी करेंगे। तो आने वाले वर्षों में हमारी जो पूरी चक्राता बेल्ट है उसको ये फीड करेंगे, दोनों बच्चे वहीं से आए। और ये पूरी तरह हमारे पास 3 वर्षों से जब भी हमें जरूरत पड़ती है हमारे हेल्पिंग हैंड की, हम इनको कहते हैं भैया आओ कुछ ट्रेनिंग करके जाओ, कुछ सीख के जाओ, और हमारा भी हाथ बटाते हैं। तो ये दोनों कुछ कहो अपने। बताओ जी, बताओ। आप अपने अनुभव साझा करें। मैं नाम है सर से पिछले 3 या 4 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, सीख रहे हैं। कुछ ग्राफ्टिंग भी सीखी है, और पौधे भी यहीं से ले जाते हैं। और हमने भी क्या बोलते हैं, जो प्लांट लगा रहे हैं इस बार। और ये डबल ग्राफ्ट का जो इनका सर का पैटर्न है उसी को फॉलो कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। जैसे सर ने भी बताया कि हम जिनसे हैं 3 साल से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने हमें बताया इन्हीं सब जो है रूट लेके थे सेब के M7 क्लोनल रूट, तो हमने बीजू लगाए हैं सेब पे। तो इन्होंने बताया कि आप इसको भी डबल ग्राफ्ट करें खुद। बीजू लगा हमने ये घर में 300-400 पौधे लगाए हैं, तो इस साल उसको हम डबल ग्राफ्ट करें खुद उस पे क्लोन पे। तो उनका कहना मतलब ये है कि ये भी आपका उसमें ही रहेगा, स्मॉल में ना ज्यादा बीमारी पनपेगी, नीचे बीजू स्ट्रॉन्ग रहेगा उस हिसाब से। और जो स्टोन फ्रूट की बात कर रहे हैं, तो इस पे भी हम अब काम करेंगे। मतलब चुल्लू हमने खुद भी बोए हैं, उस पे भी अब अगले वगैरह बाकी। बहुत बहुत ये निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है कुमार जी का कि बच्चों को ट्रेन करना। यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि टेक्निकली रूप से लोग जो है वो जानकारी ना होने के कारण, जानकारी के अभाव में इस तरह के जो है, क्योंकि ये जितने भी पौधे हैं टेम्परेट फ्रूट्स, बिना ट्रेन किए, बिना कटाई छटाई के, बिना उसके, ये इनसे अच्छी उपज देना संभव नहीं है। तो ये आपका जो है ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और मैं चाहूंगा कि चैन सिंह कुंवर जी कहाँ हैं, उनका भी चैन सिंह कुंवर जी आप यहाँ बैठते सर, अरे यहाँ पर नहीं, अभी लगा तो दिया। मैं इसी पट्टी का रहने वाला हूँ जी, 5 के बगल में नया पंचायत हमारी केम होगी, ग्राम सभा से होगी। वैसे तो हमारा सेब का बगीचा है, और डॉक्टर साहब हमारे यहाँ जब भी यहाँ सेवा रहते हैं हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेयरी में जिला उद्यान अधिकारी, तो साथ का भ्रमण राज हमारे यहाँ 5 जी साथ में थे, और कुछ मार्गदर्शन रहा साहब का, जिस मार्गदर्शन पे हम फिर आगे बढ़े। और उसके बाद साहब जो आपने बताया था उस हिसाब से हमने किया। आपने भी चैन सिंह भाई ने, तो ठीक है, हमारा बड़ा सेब का बढ़िया चल रहा है जी। उसके बाद जो फिर 5 जी ने मुझे कहा कि भाई आप जो है हाईकोर्ट पे जो है मैंने भी आड़ू पलम और खुमानी का शुरू करा, और उसमें अभी आड़ू खुमानी में तो फ्रूटिंग है, लेकिन पुलम में अभी फ्रूटिंग नहीं है। तो मैं भी चाह रहा हूँ, मैंने भी एक जगह फिर हमने जो ये भैया हमारे बलबीर सिंह रावत, ये जब रिटायर आए घर, तो इन्होंने एक अभियान चलाया, ये चकबंदी वाला। अच्छा, उसका श्रेय मैं इनको देता हूँ। और सेब लगाने का श्रेय मेरे भतीजा है, मेरे से उम्र छोटा है, मार्गदर्शन सबसे पहले इसने लगाया इनके घर, ठीक है साहब। तो भैया के उसमें जो हम 3-4 परिवारों ने हमने जो उसमें तैयार हुए साहब, 50% लोग तैयार हुए, 50% तैयार नहीं है। इस वजह से बात है कि जो मेरे बीच में जो तैयार नहीं है उसका खेत है, वहां हमको थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये शोभन ने तो कंप्लीट कर लिया जी, बलवीर ने कंप्लीट कर लिया, मैंने भी कंप्लीट कर लिया। अब थोड़े से भाई साहब भी छूटे हुए, भाई साहब ने अभी पूरा नहीं किया। क्यों भाई साहब, ऐसा है ना? यदि वो सब हो जाता साहब, तो मेरे पास एक चक है आजकल, मैंने उसमें वो कर दीजिए, चेन फिनिशिंग तो करिए साहब, वो बंजरी है नीचे, तो मेरा उसमें प्लूम का ही है, कुंवर जी के मार्गदर्शन में उस पर प्लूम लगाऊंगा साहब। और कोशिश ये रहेगी कि डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन और आपका मार्गदर्शन, आप लोगों को पद वहां पड़े, हम फिर और आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जो है हमारे जो गाँव की जो स्थिति है, जो भी है, एक निवेदन आप लोगों से हमारा संस्था से भी, डॉक्टर साहब से भी, कि मार्च अप्रैल या मई जब भी आपको टाइम लगे, ऊपर जहाँ हमारा सेब का बगीचा है, थोड़ी चढ़ाई है, ना स्टे के लिए, ठीक है जी। और जो भी होगा रखा सूखा कोदा जंगोरा जो भी होगा हमारा, उसको आप लोग को मतलब दिल से स्वीकार करना, ठीक है साहब।
और वहां भी आए हैं आप, और फिर जो गांव की जो हमारी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हम कर रहे हैं, जबकि स्टोन फ्रूट के ऊपर ही चल रहा है। इसका बहुत बड़ा बच्चा कोहरा का शोभन का, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं सेब लगाऊं या स्टोन फ्रूट लगाऊं, इसलिए उनको बुलाया गया आज कि आप आइए, इस पे क्या हो सकता है, उस पे क्या हो सकता है। तो हमारा यही है जी कि यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, हमारा जो वो है दिली इच्छा है उसको आप बढ़ावा देते रहे, तो हम आगे बढ़ेंगे। बस इसी के साथ धन्यवाद। ये पवार जी का जो है पूरा टीम इस पे से काम करता है। वो खड़े हैं चंद्र सिंह पवार का जरा फोन पे है क्या सरकार की तरफ से चुनाव की तरफ से आवाज पहले क्या उद्यान विभाग या प्रोसेस में है, कुछ आपको इसके बारे में जानकारी सर भी जो आप दे सकते हैं? आप भी जवाब। डॉक्टर साहब जैसा कह रहे थे कि विगत वर्ष भी हम लोग पूर्व परामर्श, बजट पूर्व परामर्श के लिए थे, और जब मैंने उनसे स्टोन फ्रूट की, मैंने ये कहा उनसे कि एक मिशन लॉन्च किया जाए जो स्टोन फ्रूट पे आधारित। अब वो थोड़ी देर के लिए तो चाहोगे कि ये स्टोन क्या होता, तो फिर बगल अगल से पूछा गया कि भाई, फिर थोड़ी देर के संवाद उनकी समझ में आया, अच्छा ये होता स्टोन। इस वर्ष भी हुआ बहुत, उन्होंने फेसबुक पे अपनी मेरी फोटो चिपका दी सीएम साहब ने, और हुआ कुछ नहीं, अखबारों में छप गया। इस वर्ष पुनः मैंने उनको, वित्त मंत्री जी को फिर से कहा है, भाई ये बहुत जरूरी है, आप जिस पलायन को रोकने की बात करते हो, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था कि इकोलॉजी टू इकोनॉमी, जो इकोलॉजी भी तभी बची रहेगी जब उन पूरी घाटियों में हम प्लांटेशन करेंगे, तभी तो उस इकोलॉजी का थोड़ा सा और सुधार होगा। और जहां तक बजट की बात है, वो सिवाय ये जो जिला योजनाएं, उन सब में इनके लिए रहता है थोड़ा बहुत, वो पौधे मुफ्त में बांटे जाते हैं। जो भी चीज मुफ्त में बांटी जाती है उसका हम कितना सदुपयोग करते हैं ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि हमारी भी तो आदत बन गई ना कि फ्री में मिल रहा चीज लेके जाओ, लेकिन उसका जो परीक्षित परिणाम है वो नहीं आता। और होना तो ये चाहिए था कि भाई एक पूरा बजट अगर इसके लिए आ जाता है, जैसा हम अभी सेब को बढ़ावा देने के लिए लगभग 3 योजनाएं, एक मुख्यमंत्री वाली, और दूसरा हमारे पास एक अभी 4 जिलों में उत्तराखंड में जापान के सहयोग से एक जायका करके प्रोजेक्ट है, लगभग 600-700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें भी यही है। और तीसरा एप्पल मिशन चल ही रहा है। तो सारा फोकस अभी एप्पल के ऊपर है। जायका के जितने हम हमारे प्रदेश के अधिकारी हैं, उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि सर और कुछ नहीं तो स्टोन फ्रूट आप शामिल कीजिए, बहुत हो गया सेब। हमें सेब से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इतना बचा कहाँ है हमारे पास, जो डांडे तो सारे भर दिए आपने कागजों में, सेब में। तो अब देखते हैं, उनका कह तो रहे थे कि हाँ हम कोशिश करेंगे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि भाई एक बार फिर से हमारा जो ये रिक्वेस्ट जाएगी वो जापान गवर्नमेंट को जाएगी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। फाइनली ये स्थिति है। कृषि कार्य जो है, कृषि जो होती है अपने आप में, मतलब कृषि के माने हैं अनाजी फसलें भी हुई, दलहनी फसलें भी हुई, और ये बागवानी फसलें भी, सारी जो है ये कृषि के अंतर्गत आती हैं। कृषि जो है अपने आप में कभी भी लाभदायक व्यवसायिक रूप से नहीं हो पाती जब तक कि गवर्नमेंट से उसमें अनुदान ना हो। तो कुंवर जी का कहने का अभिप्राय यह है कि जिस तरह से सेब की फसल के लिए या अन्य फसलों में जो अनुदान दिया जा रहा है या स्कीमें जो लॉन्च की जा रही है, मिशन मोड में जो दिए जा रहे हैं, अगर स्टोन फ्रूट्स पर, क्योंकि अंत तो कहता आना स्टोन फ्रूट्स पर ही है, भले अभी सेब कर रहे हैं, लेकिन जब थक जाएंगे, जब दुनिया भर की बीमारियां आ जाएंगी, तो वो आएंगे फिर इसी पर। तो आपने समय रहते सरकार को भी सचेत किया, बागवानों को भी चेता रहे हैं कि भैया स्टोन फ्रूट्स पर धीरे धीरे स्टोन फ्रूट्स पर आ जाओ। जहां भी 6000 से ऊपर की जो हाइट है, जो आपका क्या कहते हैं पूर्व और उत्तर दिशा को जिसमें ढलान है, देखो ढलान का बहुत
सेब या जितने भी बागवानी फसलें हैं, अगर उत्तर और पूर्व की दक्षिण उससे वो है तो थोड़ा कम हाइट ऊपर नीचे वो चल जाता है, लेकिन अगर दक्षिण और पश्चिम में है तो गर्म इलाका होगा, वहां तो फिर सेब होगा ही नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि स्टोन फ्रूट्स पे देर सवेर आना ही है और आना चाहिए बागवानों को, और उसके लिए सरकार को निश्चित रूप से इसमें पहल करनी चाहिए। और जो एप्पल मिशन जिस तरह की योजना है उसी तरह की स्टोन फ्रूट्स पर भी स्टोन फ्रूट्स मिशन की योजना